जोहार आप सभी का। मैं रेणु कुमारी। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बादल को घिरते देखा है। ये पाठ कक्षा 11वीं का हिंदी ऐच्छिक से है। इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि किन्नर किन्नरियों का जीवन कैसा है। ये किन्नर किन्नरियाँ जो घर से दूर, घर से निकाल दिए जाते हैं और ये जब पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो किस प्रकार से अपना सौंदर्य बढ़ाते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। हम सभी जानते हैं कि जो किन्नर किन्नरियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा सजती संवरती हैं। तो पहाड़ी इलाकों में ये कैसे सजती हैं, किन साधनों का प्रयोग करती हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का जो पाठ है बादल को घिरते देखा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पहले पढ़ेंगे कि यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से बादल को घिरते देखा है में किन्नर किन्नरियों का जीवन को हमारे सामने रखा है। शत शत निर्झर निकल मुखरित देवदार कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे इंद्रनील की माला पहने शंख सरीखे सुगढ़ गालों में कानों में कोवलव लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र दक्षा सब पूरे रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपति पर नरम नीला बाल कस्तूरी। अब यहाँ पर इसका अर्थ हम लोग एक एक करके जानेंगे कि यहाँ पर कवि ने क्या कहा है। सबसे पहले यहाँ पर कवि ने जो देवदार के जंगल है, पर्वतों के आसपास जो जंगल है उसमें अधिकांश देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं और इस देवदार के पूरे जंगलों में जो झरनों की आवाज़ कलकल ध्वनि होती है, ये पूरे आवाज़ जो है जंगलों में व्यक्त होता है, पहले ये बताया गया है। उसके बाद हम लोग किन्नर किन्नरियों के जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है शत शत निर्झर निकल। शत शत मतलब 100 है ना, 100 यानी कि सैकड़ों मुख वाली कौन है, झरने हैं। ठीक है, तो 100 झरने जो है यानी कि एक दो झरने नहीं, बहुत सारी संख्या में, बहुत अधिक संख्या के विषय में कहा गया है कि 100 झरने जो है, ये झरने निर्झरनिकल, कल का अर्थ है उसका आवाज। जो झरने की आवाज है उस झरने की आवाज को यहाँ पर कल कल करता हुआ बताया गया है। तो 100 झरने अपनी आवाज कल कल करते हुए मुखरित देवदार कानन में, कानन का अर्थ होता है जंगल, मुखरित मतलब व्यक्त करना, और देवदार का अर्थ होता है देवदार का वृक्ष, ये वृक्ष का नाम है, पेड़ का नाम है देवदार। तो 100 जो झरने हैं, ये झरनों की जो कलकल ध्वनि है, ये कलकल ध्वनि देवदार के जंगलों में व्यक्त हो रही है, मुखरित हो रही है। कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कवि का कि देवदार के जो जंगल हैं, इन जंगलों में झरनों की जो कलकल ध्वनि है ये स्पष्ट सुनाई देती है। कहाँ सुनाई देती है? देवदार के जंगलों में। आगे है शोणित लाल धवल भोजपत्रों से। शोणित का अर्थ होता है लाल, है ना, तो भोजपत्र, भोज मतलब एक भोज जो पेड़ का नाम है ना, वृक्ष का नाम है भोज, और पत्र अर्थात पत्ता। तो लाल जो भोजपत्र होते हैं, ठीक है, शोणित यानी कि लाल, धवल सफेद भोजपत्रों से, यानी कि लाल सफेद भोज के पत्तों से छाई हुई कुटी के भीतर, कुटी के भीतर जो है यानी कि कुटिया के भीतर, झोपड़ी के भीतर छाया हुआ है, यानी कि जो झोपड़ी बना हुआ है ना, जो घर बना हुआ है, वो घर जो है भोज के पत्तों से बना हुआ है, और ये भोज का पत्ता जो है वो लाल और सफ़ेद है। ठीक है, तो लाल और सफ़ेद भोज के पत्तों से जो कुटिया है, जो घर है, झोपड़ी है, वो बनी हुई है। रंग बिरंगे और सुगंधित, यानी कि बहुत प्रकार के रंग बिरंगे, बहुत प्रकार के रंग हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों को यहाँ पर कहा गया है, रंग बिरंगे हैं और सुगंधित है, यानी कि बहुत ही सुंदर सुगंधित वाले रंग बिरंगे जो पुष्प हैं, ये पुष्प को फूलों की
कुंतल का अर्थ होता है कानों में। ये लोग क्या किए हैं, रंग बिरंगे जो कुंतल है यानी कि बालों का लट, कुंतल कहा गया है जो बालों का लट होता है उसको। तो ये लोग क्या किए हैं, अभी यहाँ पर नाम सामने नहीं आया है कि कौन लोगों की झोपड़ी लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से बनी हुई है, ये नीचे आएगा अर्थ में, है ना। अभी हम लोग सिर्फ इसका अर्थ को समझ रहे हैं। तो कुटिया जो बनी हुई है वो लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से बनी हुई है, और वो लोग अपने बालों के लट में, बालों का जो लट है पीछे का, उस बालों के लट में रंग बिरंगे, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्पों को सजाए हुए हैं। तो रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्पों को कहाँ सजाए हुए हैं, तो अपने बालों के लट में सजाए हुए हैं। ठीक है, आगे इंद्रनील की माला डाले। इंद्रनील यानी कि नील मणि को कहा गया है ना, नीला मणि को इंद्रनील कहा गया है, यानी कि नीला मणि जो है उसको माला पहने, यानी कि नीले रंग की जो मणि है, ये नीले रंग की मणि से बनी हुई माला को, वो माला यानी कि गले में जो पहनते हैं उसको कहा गया है। तो इंद्रनील की माला को शंख सरीगर सुगढ़ गलों में, शंख के समान जो सुंदर सुगढ़ गला है, उस गले में क्या धारण किए हुए हैं, इंद्रनील की माला को धारण किए हुए, यानी कि अपने गले में वो लोग क्या पहने हुए हैं, इंद्रनील की माला। और ये गला जो उनका है, गर्दन जो है वो कैसा है, शंख के समान सुगढ़ और सुंदर है। ठीक है, बहुत सुंदर सा ये गला है जिसमें वो लोग इंद्रनील की माला को सजाए हुए हैं, पहने हुए हैं। ठीक है, आगे कानों में कोवलम लटकाई। अब कान में क्या पहने हैं, कान में भी पहना जाता है ना। तो वहाँ तो कोई दुकान है नहीं जो कि वो सुंदर सुंदर श्रृंगार को खरीदेंगे और पहनेंगे, यहाँ तो उनको प्रकृति से ही श्रृंगार के साधन मिल रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने कान में जो है, दोनों कानों में ये लोग फूलों का ही जो बड़ा बड़ा जो फूल होता है, कौन सा फूल यहाँ पर दिया हुआ है, शक्कर लाल कमल वेणी में, यानी कि वो लोग कानों में सुंदर सुंदर बड़े बड़े फूलों, जो सुगंधित फूल हैं, उसको उन्होंने अपने कानों में लटकाए हुए हैं, यानी कि कानों में जो पहने हुए हैं वो भी पुष्प है, और वो पुष्प जो है वो सुगंधित पुष्प है। उसके बाद शतदल लाल कमल वेणी में, शतदल लाल कमल वेणी में, वेणी का अर्थ होता है यहाँ पर चोटी, है ना। तो ये अपने चोटियों में, क्योंकि बाल को गूंथे हुए हैं वो लोग, और गूंथे हुए बालों में वो लोग कमल फूल का, जो लाल कमल फूल होता है, उसको वहाँ पर सजाए हुए हैं। ठीक है, अपने बालों की चोटियों में वो लोग कमल, जो लाल कमल का फूल है, उसको क्या किए हुए हैं, सजाए हुए हैं। आगे रजत रजित मणि खचित कला में, रजत रजित, और यहाँ पर रजत रजित, रजत का अर्थ होता है चांदी, है ना। तो चांदी से निर्मित, है ना, चांदी के समान जो निर्मित, चांदी से जो निर्मित है या उसके जैसा जो दिखाई देता है, उसको कहा गया है रजत खचित। ठीक है, तो रजत रचित मणि खचित कलामय, यानी कि ये लोग जो चांदी से निर्मित है उसको वो लोग क्या किए हैं कि रजत यानी कि चांदी का पात्र है ना, इसका अर्थ नीचे आएगा, पान पात्र दक्षा सा पूरित, यानी कि यहाँ पर जो कहा गया है कि चांदी का वो पात्र है, क्या चीज का पात्र है, चांदी का पात्र है, और उसमें मणि जो है यानी कि मोती जो है वो जड़ा हुआ है, क्या है, मोती जड़ा हुआ है, और वो जो पात्र है, जो बर्तन है, वो बर्तन जो है वो चांदी की है, और उसमें मणि यानी कि मोती जो है वो जड़ा हुआ है। ठीक है, और किसमें, पान पात्र द्रक्षा का फूल, और उस पात्र में पान पात्र, पान यहाँ पर खाने वाला पान नहीं है, बल्कि पान का अर्थ होता है खाना, है ना। वो पान जो मुंह में चबाते हैं ना, वो पान नहीं है, यहाँ पर पान यानी कि खाना। ठीक है, तो पान पात्र, पात्र मतलब कि वस्तु, है ना। द्रक्षास्रव पूरित, द्रक्षास्रव का अर्थ होता है अंगूर से बना हुआ शराब। ठीक है, जो शराब होता है वो अंगूर से बना हुआ, अंगूर एक फल है,
इस अंगूर से बना हुआ जो शराब है उसको कहा गया है द्राक्षास्रव। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक गिलास है ना, ये गिलास जो है ये किसका है? चांदी का गिलास है। किसका है? चांदी का गिलास है, ठीक है ना, चांदी का गिलास है और इसमें जो है मोती जड़ा हुआ है। क्या जड़ा हुआ है? मोती जड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है, इस पात्र के अंदर जो है उसमें क्या है? अंगूर से बना हुआ शराब है ना। इस गिलास के अंदर अंगूर से बना हुआ क्या है? शराब है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, रखे सामने अपने अपने। अब ये गिलास को, जो शराब से भरा हुआ गिलास है, इस गिलास को सभी लोग अपने सामने रखे हैं। कहाँ रखे हैं? अपने सामने रखे हैं, ठीक है। लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लोहित चंदन की त्रिपदी, त्रिपदी यानी कि 3 पैर वाला, ठीक है। तो 3 पैर वाला टेबल है और ये टेबल जो है वो लाल चंदन से की लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। लोहित, लोहित का अर्थ होता है लाल, तो लाल चंदन की लकड़ी से बना हुआ 3 पैर का टेबल, जिसमें ये गिलास रखा हुआ है, जिसमें अंगूर से बना हुआ शराब भर के उसमें रखे हैं सभी लोग अपने सामने, ठीक है। नरम निदाग बाल कस्तूरी, नरम यानी कि कोमल, निदाग जिसमें कोई दाग ना हो, और कैसी कस्तूरी? बाल कस्तूरी, यानी कि जो हिरन बालक है ना, बालक अवस्था में है, उस बालक अवस्था की जो हिरन होती है उसका चमड़ा यानी कि उसका खाल जो बिना दाग के है ना, उसी पर पालती मार करके बैठी हुई है। और कौन लोग बैठी हुई हैं? किन्नर और किन्नरियां, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा ना कि पान पात्र, देखिए यहाँ पर कहा ना कि नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पालती मारे। जो फिर से मैं शुरू से बताऊंगी, लेकिन पहले इसको खत्म कर देते हैं, नीचे तक इसका अर्थ हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद मैं फिर से शुरू से आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सभी किन्नर किन्नरियां जो है वो लोग किस में बैठी हैं? पालती मार के किस में बैठी हैं? यहाँ ये लोग बैठी हैं मृग छालों पर। कौन से मृग के छाल? यानी कि बाल कस्तूरी, यानी कि बालक अवस्था में जो हिरन है, उस हिरन की जो चमड़ा है, जो खाल है ना, उसका जो छाल है, उस पर वो लोग पालती मारकर बैठी हुई, ठीक है। मदिरारुण आंखों वाले, मदिरारुण क्यों कहा गया है? इस मदिरारुण यानी कि नशे में जो होते हैं ना, नशे में जो होते हैं उनकी आंखें नशीली दिखती हैं, तो उसी प्रकार से ये लोग, इनकी भी आंखें जो है वो नशीली हो चुकी हैं। क्यों नशीली हो चुकी हैं? इसलिए क्योंकि इन्होंने शराब पिया है। और कैसा शराब पिया है? अंगूर से बना हुआ शराब को इन लोगों ने पिया है, जिस वजह से इनकी आंखें जो है वो नशीली हो गई, यानी कि इनके अंदर नशा छा गया है, इसलिए इनको उन्मत्त आंखों वाली कहा गया है। मृदुल मनोरम अंगुलियों को, किन्नर किन्नरियां पर नाम आ गया है कि वो किन्नर किन्नरियां हैं जो शराब पी करके नशा उसके अंदर छा गया है, वो नशीली हो गई हैं, और उनका जो कोमल अंगुलियां है ना, मृदुल मनोरम अंगुलियों को, उनकी जो अंगुलियां है, ये अंगुलियां क्या है? नरम है ना, कोमल है। और ये नरम कोमल अंगुलियों को किस पे फिरते देखा है? बंसी पर फिरते देखा है। बंसी यानी कि बांसुरी है ना, तो बांसुरी पर फिरते हुए, थिरकते हुए इन अंगुलियों को कवि ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। अब एक बार इसका अर्थ ऊपर से मैं शुरुआत से बता दे रही हूँ। अगर आप नोट्स लिखना चाहते हो तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और आप लिखते चलिएगा, तो आप
कभी भी बाद में पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस कविता में यहाँ पर सबसे पहले, है ना, सबसे पहले कवि ने कहा है कि सैकड़ों मुख वाली, यानी कि 100 जो झरने हैं, ये 100 झरने कलकल आवाज करती हुई देवदार के जंगलों में अपनी आवाज को मुखरित करती हैं, व्यक्त करती हैं। आगे कहा है कि किन्नर किन्नरियों की जो झोपड़ी है, ये किन्नर किन्नरियों की झोपड़ी लाल सफेद भोज के पत्तों से निर्मित हुआ है ना। और किन्नर किन्नरियां अपने बालों पर, कहाँ पर, अपने बालों पर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों को लटकाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। तीसरा कहा है कवि ने कि अपने कानों में ये लोग सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों को कान का झुमका बना करके उन लोगों ने श्रृंगार किया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि अपने सुगढ़ गलों में, है ना, अपने गले में माला पहनी है और ये माला इंद्रनील की माला है, यानी कि नीले रंग की मोतियों से जड़ा हुआ माला को लोगों ने अपने गलों में गला में धारण किया हुआ है। फिर आगे इन्होंने कहा कवि ने कि जो उनका चोटी है ना, किन्नर किन्नरियों की जो चोटी है, इस चोटी में उन्होंने लाल कमल के फूलों को सजाए हुए हैं, ठीक है। और आगे कहा कि एक उनका जहाँ इन लोगों ने बैठा है, वो जो बाल कस्तूरी मृग है, उसकी छालों पर ये लोग पालती मार के बैठे हैं और अपने सामने एक टेबल रखे हैं। वो टेबल लाल चंदन की लकड़ी से बना हुआ है और उस टेबल के ऊपर में चांदी का गिलास है जो मोतियों से जड़ा हुआ है और उस गिलास में अंगूर से बना हुआ शराब है, जिसको पीने के बाद ये लोग इन लोगों के अंदर नशा उत्पन्न हो गई है। ये लोग सब नशे में धुत हैं और इनका जो कोमल कोमल अंगुलियां हैं, प्यारी प्यारी अंगुलियां, कोमल अंगुलियां हैं, ये अंगुलियों को कवि ने किस पर फिरते हुए देखा, बंसी पर, यानी कि बांसुरी पर फिरते हुए देखा है। इस प्रकार से कवि ने बादलों को घिरते हुए देखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर समझाया है हमें अपने उनका जो प्रत्यक्ष उन्होंने देखा है, पहाड़ी इलाकों में जो सौंदर्य उन्होंने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, वो सब कुछ हमें इस पाठ के माध्यम से बताए हैं और समझाए हैं। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु में बादल जो उमड़ता है और उससे जो दृश्य उत्पन्न होता है, वो दृश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक होता है। इस प्रकार से इस पाठ में कवि ने बादलों को घिरते हुए अपनी आंखों से देखा है। ये रही इसकी व्याख्या। अब हम लोग यहाँ पर कुछ अलंकार देख लेते हैं, क्योंकि अलंकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे अलंकार प्रश्न पूछता ही है। ये 100% गारंटी है कि आपसे अलंकार पूछेगा, तो इसलिए अलंकार से बचना नहीं है बल्कि इसको समझना है। यहाँ पर देखिएगा, हम नीचे से ही चलते हैं। यहाँ पर किन्नर किन्नरियाँ जो है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, ठीक है। हम दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर किन्नर किन्नरियाँ जो है वो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। फिर नरम निदान, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अपने अपने, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है ना। पान पात्र, यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार है। फिर रजत रचक में भी अनुप्रास अलंकार है। कानों में कुबलर लटकाए, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद शंख सरीखे, यहाँ पर जो शंख सरीखे है, यहाँ पर उनके गलों की विशेषता बताई गई है। शंख सरीखे सुगढ़ गढ़ों में,
है ना। तो गला की यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि शंख के समान उसका गला कैसा है, सुंदर है। तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतने अलंकार का प्रयोग हुआ है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से आप इस पाठ को समझे होंगे, यही आशा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।